पायलट ने ही कमांड ये दिया कि देखो इसका जो गेट है ना बड़ा छोटा है, आपके पास लाइफ जैकेट है और सिंगल इंजन का ही प्लेन है, तो घबराने की बात नहीं है, हम जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वी हैव टू नो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। आपके पास एक लाइफ जैकेट है, लेकिन जो लाइफ जैकेट है आपको तब ब्लो करनी है जब आप विंडो से बाहर को खड़े हो। कहीं आपने पहले अगर ब्लो कर लिया ना तो आप विंडो से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। Hello everyone, very welcome to iExamB for 50% faster preparation. My name is Chandra Prakash Joshi and in this series I am trying to demystify working of RBI, the central bank of the country. बहुत ही interesting story आज लेके आया हूँ। In this series I am trying to tell the stories. Some I have experienced, some I have read. I have interesting book to read. ऐसी और भी है बहुत सारी, कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ये कहाँ से पढ़ता रहता हूँ मैं स्टोरीज। And some which I have heard from people working in RBI. आज मैं वो स्टोरी लेके आ रहा हूँ जो हमारे एक सीनियर के साथ हुई थी when he was posted in Calcutta office. अब उनकी पोस्टिंग है RPCD डिपार्टमेंट में, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट डिपार्टमेंट बोलते हैं। आज इस डिपार्टमेंट का नाम हो गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में लीड बैंक स्कीम के बारे में बताया था। RBI का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा है हमारे देश में फाइनेंस के माध्यम से डेवलपमेंट को इंश्योर करना। बैंकिंग को ये इंश्योर करना है कि बैंकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ में काम आए और बैंकिंग डेवलपमेंट में काम आए, यानी कि जो इनकम डिस्पैरिटी है, पॉवर्टी है, देश के हर जिले में भी डेवलपमेंट हो। आपकी हो सकता है नेशनल लेवल पे जीडीपी हो रही हो ग्रो, लेकिन अगर उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का, कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स का ज्यादा है और गरीब स्टेट, गरीब डिस्ट्रिक्ट अभी भी गरीब होते जा रहे हैं, या वहाँ पर भी एक सेगमेंट को उस डेवलपमेंट का फायदा नहीं मिल रहा है, तो वो भी इंश्योर करना है। एक लीड बैंक स्कीम इस डायरेक्शन में सबसे बड़ा काम है RBI का। इसमें होता यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लीड बैंक बनाया हुआ है और वो कोई भी बैंक हो सकता है, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक। मोस्टली जिस बैंक की ज्यादा ब्रांचेज होती है उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको वहाँ पर लीड बैंक बनाया जाता है और ये लीड बैंक उस डिस्ट्रिक्ट में सारे डेवलपमेंटल एफर्ट जो फाइनेंस के माध्यम से हो रहे हैं वो डेवलपमेंटल एफर्ट कोऑर्डिनेट करता है। ये सारा काम RBI में RPCD जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से होता है। तो जब हम ग्रेड B या ग्रेड C लेवल पे होते हैं वहां पे आपको अपॉइंट किया जाता है LDO, लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और आपको 2, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कहाँ पर कितने मैन पावर है RBI के पास और कितने सारे डिस्ट्रिक्ट मैनेज करने हैं। ये हमारे जो सीनियर है यहाँ पे, इनको जो डिस्ट्रिक्ट मिला वो मिला अंडमान निकोबार। आप तो बड़े खुश हो जाओगे, अंडमान निकोबार का मैं लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ। एक्साइटमेंट हो रहा होगा, बट टू बी वेरी सरप्राइज्ड जब सर ने मुझे ये बताया कि वहां पर ऑफिस में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था अंडमान निकोबार में LDO बनने की। कलकत्ता ऑफिस से मैनेज हो रहा है क्योंकि एक तो वो बड़ा दूर पड़ता था, फ्लाइट से जाना है, 6 महीने में एक बार मीटिंग होती थी। वहां पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, पूरे अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन कुछ 3,80,000 है। अगर मैं कंपैरिजन के लिए बता दूं तो गाजियाबाद की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख है। और दूसरा ये भी था कि वहां पर स्कीम्स भी कम होती थी, जियोग्राफिकल चैलेंजेस होते हैं, बेनिफिशरीज भी कम है। लेकिन जैसे आपको आइलैंड सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, सर को भी ये बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने बोला ठीक है, दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल बिकम द LDO ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। एक तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट के एफर्ट को कोऑर्डिनेट करना होता था, दूसरा कई बार कुछ सर्वेस भी करनी होती थी कि डिस्ट्रिक्ट में किस चीज की कमी है, किस टाइप का प्रोग्रेस हो रहा है। अगर कोई स्कीम्स हमने चलाई है जो बैंकों के माध्यम से हो रही है, ऑफ कोर्स उनका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो जिस स्टोरी की आज मैं बात कर रहा हूँ उसमें सर को इम्पैक्ट देखना था, एक सर्वे करनी थी PMRY के बारे में, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 1993 की ये स्कीम है जिसमें लोगों को लोन दिया जाता था छोटे मोटे बिजनेसेस सेटअप करने के लिए, जिससे कि उनको पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस सर्वे को करने के लिए सर जो है फ्लाइट पकड़ के पहुंच गए अंडमान। अंडमान में तो कमर्शियल फ्लाइट चलती हैं। अंडमान में यहाँ पर लीड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक के ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए वो अपने सर्वे कर रहे हैं। अब वहां से उनको यह एहसास हुआ कि अगर मुझे एक फेयर रिप्रेजेंटेशन लेना है अपनी सर्वे में तो मुझे निकोबार आइलैंड भी जाना चाहिए। जब उन्होंने लीड बैंक ऑफिसर से ये बात करी, SBI के ऑफिसर हैं वो, उनसे ये बात करी कि मुझे निकोबार क्यों नहीं जाना है, निकोबार में तो देखना चाहिए वहाँ क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो SBI के ऑफिसर ने उन्हें बताया, LDM बोलते हैं उनको, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो जो LDM साहब हैं उन्होंने उन्हें ये बताया कि सर देखिए निकोबार आइलैंड तो बहुत दूर है, ऐसा उधर से आपको कलकत्ता में सुन के लगता है कि अंडमान निकोबार आजू बाजू होगा, यहाँ से बहुत दूर है, 48 आवर्स लगेंगे और बाई वाटर ही जाना होता है।
2 दिन जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में लगेंगे। वहां पे कुछ ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। मैंने अभी चेक करके देखा तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 36,811 की पॉपुलेशन है, मतलब 36,000 लोग तो खोले वहां पे। तो आप क्या करेंगे वहां जाके? सर बोलते मैंने भी थोड़ा सोचा क्या करूंगा मैं वहां जाके। हाँ मतलब ऐसा तो कोई मैंडेट है नहीं ऊपर से कि आपको हर गांव में जाना है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, या आपको हर कम्युनिटी को टच करना है। फिर कहते मैंने सोचा नहीं यार, अगर मैं जाऊंगा तो अच्छा ही होगा, बिकॉज एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम कुछ डेटा ऊपर दे रहे हैं और निकोबार आइलैंड को हम अलग से जानते ही हैं, कोशिश तो करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं कोई तरीका बताओ, अगर कोई वे आउट है वहां पर जाने का। ये जो छोटी जगह होती है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट स्टाफ के बीच बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो एसबीआई के जो एलडीएम साहब है उन्होंने बताया कि सर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर एयरफोर्स का प्लेन चलता है और उसमें आपको बैठा दूंगा। अब वो आपस का कोऑर्डिनेशन है, उसमें कोई टिकट विकेट नहीं लग रही है, क्योंकि वो तो जाते ही अपने काम से आते जाते रहते हैं। वो आपको ले जाएंगे, मतलब आप भी सरकारी ऑफिसर हो तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो ले जाते हैं अपने लोगों को, आपको भी ले जाएंगे। बट वो ऐसा लग्जरी प्लेन नहीं होगा, एक नॉर्मल सा जिसमें फोर्स के लोग बैठ के जाते हैं वैसा प्लेन होगा। और उसी में आप बाद में आ भी जाना। वहां पर हमारा एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, वहां पर आप रात में रह लीजिएगा और 1-2 दिन में आपका काम हो जाएगा। अब सर कहते हैं मैंने सोचा यार जाऊं कि नहीं जाऊं, मजबूरी भी नहीं है लेकिन दिल कहता कि जाना चाहिए, थोड़ा शायद एडवेंचरस भी हो जाएगा, बट लेट मी टेक दैट एडवेंचर। और सर पहुंच गए, उन्होंने हाँ बोल दिया। कहते हैं अगले दिन पहुंच गया मैं एयरपोर्ट पे, और वहां पे जो छोटा सा एक प्लेन खड़ा हुआ है जिसके आगे प्रोपेलर लगे होते हैं, बहुत तेज आवाज आ रही है। पायलट आया, पहले से कुछ 10-15 जवान खड़े हैं मिलिट्री के। उन्होंने उनको बोला कमांडिंग ऑर्डर में, बिकॉज वो पायलट है और वो बाकी जूनियर ऑफिसर्स या जवान वगैरह कुछ हैं, उन्होंने उनको बोला कि आप सब अपनी रैंक वाइज खड़े हो जाओ। और वो फोर्स के लोग हैं, मतलब दे ऑनर सीनियरिटी, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, वो अपना खट खट करके अपने रैंक से खड़े हो गए। अब सर बोले मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं किधर खड़ा हूँ, मेरी क्या रैंक है, मैं तो सिविलियन हूँ, ये सब तो फोर्सेस वाले हैं। तो सर बोलते मैं साइड में खड़ा हो गया आखिरी में। अंदर कुछ बैठने का ऐसा स्पेशल इंतजाम तो था नहीं। अगर आपने कभी देखा हो ना फोर्स वाले कैसे बैठते हैं, एक बड़ा सा एरोप्लेन है जिसके दोनों ओर बेंच सी लगी हुई है और आमने सामने फेस करते हुए बैठना है। कहते हैं मैं भी बैठ गया, मेरा भी नंबर आ गया और जगह उसमें और भी खाली थी, लेकिन ये सिंपल सी बेंच जैसी है, कोई कंफर्टेबल ऐसी चेयर नहीं है और वहां पे कोई एयर होस्टेस भी नहीं है, कुछ खाने पीने को भी नहीं मिलने वाला है। पायलट ने ही कमांड ये दिया कि देखो इसका जो गेट है ना बड़ा छोटा है, आपके पास लाइफ जैकेट है और सिंगल इंजन का ही प्लेन है, घबराने की बात नहीं है, हम जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वी हैव टू नो द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर्स। आपके पास एक लाइफ जैकेट है, लेकिन जो लाइफ जैकेट है आपको तब ब्लो करनी है जब आप विंडो से बाहर को खड़े हो। कहीं आपने पहले अगर ब्लो कर लिया ना तो आप विंडो से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। यू हैव टू रिमेम्बर दिस वेरी वेरी केयरफुली। तो एक तो फौज का माहौल देख के वैसे ही डर लग रहा है यार, मैं सिविलियन आरबीआई ऑफिसर, फौज में नौकरी करने के लिए तो तैयार नहीं हूँ, बट ठीक है चलो चलते हैं। तैयारी हो रही है, बैठे हैं, तो मालूम पड़ रहा है इस प्लेन में पीछे से राशन चढ़ रहा है। अभी राशन भी जाएगा निकोबार में यहाँ पे। अरे क्या इसके पीछे मुर्गी भी आ गई और बकरी भी है, मतलब फिर तो लगा यार क्या ही चांस ले लिया मैंने ये चलने का, और उनके लिए कोई अलग से इंतजाम तो है नहीं, तो बकरी और मुर्गी भी रख दिया उनने कुछ वहां पे। ठीक है भाई अब सब चल रहे तो हम भी चलेंगे। प्लेन उड़ा। अब ये सिविलियन एयरक्राफ्ट तो है नहीं कि वो बड़े तरीके से उड़ाएंगे, वो तो अपने तरीके से उड़ा देते हैं। अब जब ये टिल्टो तो बकरी और मुर्गी आ जाए हमारे ऊपर। इट वॉज लिटिल ऑकवर्ड, लेकिन अब सभी का चल रहा था ऐसे, तो चलते चलते ठीक है पहुंच गए। करीब 30-40 मिनट की फ्लाइट ज्यादा दूर की नहीं थी, और इतना नॉइज हो रहा है वहां पे, क्योंकि इसके अंदर जो नॉइज रिडक्शन के लिए एकॉस्टिक्स किया जाता है ना, जो मटेरियल लगाया जाता है वो एक फोर्स के प्लेन में नहीं लगाया जाता है, बिकॉज वहां पे वो एजेंडा ही नहीं है। मेरे पास कुछ ईयरबड्स रखी थी, मैंने कहा चलो उससे कोशिश करते हैं, थोड़ा मैनेज हुआ। जब आजू बाजू देखा तो सामने एक ऑफिसर बैठा हुआ है, बात करके मालूम पड़ गया, उसने भी समझ लिया कि मैं एक रिजर्व बैंक का ऑफिसर हूँ। फिर उसने पूछा क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जाओगे? तो मैंने बोला मतलब मैं तो प्लेन से आ रहा हूँ, वहां से एसबीआई जाऊंगा। तो उन्होंने बोला एसबीआई कैसे जाओगे, गेस्ट हाउस कैसे जाओगे अब एसबीआई के? तो मैंने बोला वहां से कुछ ले लूंगा, ऑटो। बोला ऑटो? ये निकोबार आइलैंड है, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहां पे, कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा नहीं है। आपने अपने एसबीआई वाले को बुलाया नहीं है लेने के लिए आपको? बोले नहीं, मेरे को तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं था।
अरे तो फिर कैसे करोगे आप? तो ऐसा करूंगा मैं, उसने हेल्प एक्सटेंड की और बोला कि मैं आपको एयरपोर्ट से जो मेरी आर्मी की यूनिट है वहां तक मैं ले जाऊंगा, मेरी जीप आएगी, वहां से आप फोन कर लेना। अब मेरी हालत टाइट है, फोन तो मैं करूंगा, अगर उसने फोन नहीं उठाया, अगर वो कहीं इधर उधर होगा, और ये जमाना वो नहीं है जब अपने पास मोबाइल है, लैंडलाइन फोन होते थे, केवल प्रे कर रहा हूँ कि भाई ये फोन उठा ले कोई ना कोई वहां पे, नहीं तो पता नहीं ये आर्मी की यूनिट में सोना भी पड़ेगा या कैसे मैनेज करना है। एसबीआई के गेस्ट हाउस तक पहुंचना अब लाइफ का बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। खैर वो मुझे अपनी यूनिट तक ले गया, वहां से सर ने एसबीआई में फोन किया एंड लकीली फोन उठा लिया और ब्रांच मैनेजर भी अवेलेबल था। ब्रांच मैनेजर ने कहा हाँ सर, उसने बोला सर मुझे तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। मैंने बोला देखिए आप अपनी जीप लेके आ जाइए और मुझे फील्ड भी जाना है, सर्वे भी करनी है और गेस्ट हाउस भी जाना होगा। तो जो ब्रांच मैनेजर है उन्होंने बोला सर हमारी जीप तो है नहीं, जीप तो हमने भेजी हुई है फील्ड पे किसी काम से। तो एक काम मैं कर सकता हूँ, मेरे पास एक स्कूटर है वो मैं ले आता हूँ और खुद आ जाता हूँ। बैंक वाले अच्छी रिस्पेक्ट करते हैं आरबीआई वालों, बैंक वाले ब्रांच मैनेजर स्कूटर लेके आ गए और उनके पीछे फिर मैं स्कूटर में बैठ के निकला और रास्ते में हमने कुछ सर्वे भी कर ली। सर्वे तो छोटी थी, 2 पेज का एक फॉर्म भरना होता है, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप जो पीएमआरवाई के बेनिफिशियरी उनकी लिस्ट भी ले आइएगा क्योंकि उनसे हम बात करेंगे और सर्वे भी हो जाएगी। इस तरीके से फिर गेस्ट हाउस भी पहुंच गए, 2 दिन वहां पर रहने को मिला, बट इट वॉज ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि कॉल ऑफ द ड्यूटी बहुत ज्यादा थी, बट ये भी मैं बोलूंगा कि डिसीजन मेरा था। जब मैं वापस ऑफिस में आया तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया कि देखो तुमने इतना रिस्क लेके, इतना एफर्ट लेके ये सर्वे किया है, हेड्स ऑफ टू यू, इट वाज योर कॉल ऑफ ड्यूटी। और अगर मैं अपना काम करते हुए निकोबार आइलैंड का डेटा लेके वहां पे कुछ भी फीडबैक देने में 2%, 5%, चाहे 50 लोगों की या 500 लोगों की भी मदद कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू इट। And these are the kind of opportunities you get when you are working with the Central Bank of the country। और बड़े अफसोस की बात है, ऐसी बातें कहीं लिखी नहीं जाती, कहीं डॉक्यूमेंट नहीं की जाती हैं और आरबीआई के ऑफिसर ऐसी बातें कभी बोलते नहीं है। मैं चाहता हूं टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री सो दैट यू कैन टेक ए बेटर डिसीजन, ए मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजन whether to make a career here or not। You have any questions, any comment, please write in the comment section। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।